हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। और ये स्टॉक मार्केट कोर्स की थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे ताकि स्टॉक मार्केट आपके लिए आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले जानते हैं क्या शेयर्स और स्टॉक्स दोनों एक हैं? तो इसका आंसर है नहीं। शेयर्स और स्टॉक दोनों ही अलग अलग हैं। जहाँ शेयर किसी कंपनी की सिर्फ एक यूनिट है, जबकि वहीं पूरी कंपनी को स्टॉक कहते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग कंपनीज के 10-10 शेयर्स हैं। मतलब ए लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर, बी लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर, सी लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर, डी लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर और ई लिमिटेड कंपनी के भी 10 शेयर्स हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपका आंसर है 50, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए कि मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं। जब आप कहते हैं कि मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं, तो सुनने वाला ये समझ जाता है कि इसके पास 5 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, तब भी उसका आंसर 50 नहीं होगा। तब भी आप कहेंगे मेरे पास ए लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर्स हैं और बी लिमिटेड कंपनी के भी 10 शेयर्स हैं। सभी कंपनीज के शेयर्स को आप एक साथ जोड़कर नहीं बताएंगे। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि शेयर और स्टॉक क्या है और इनके बीच क्या डिफरेंस है। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहां से पूरे स्टॉक मार्केट को ऑपरेट किया जाता है। यहीं पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जानते हैं ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट क्या होता है। क्या ये दोनों सेम है? तो इसका आंसर है नहीं। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं, बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। क्योंकि ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खुलते हैं, तो इन दोनों अकाउंट्स को आप अलग अलग नहीं खुलवा सकते। इसलिए जनरली ट्रेडिंग अकाउंट को भी डीमेट अकाउंट ही बोल दिया जाता है। वैसे ये दोनों अलग अलग ही हैं। अब जानते हैं सेबी क्या है। सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे जैसे आरबीआई सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। अब जानते हैं सेबी एक्चुअल में करती क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पर डेली करोड़ों शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की ट्रेडिंग होती है। ऐसे में कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इस बात का ध्यान रखे कि ये सारी जो प्रोसेस है वो एकदम सही तरीके से चले और फेयर रहे, और साथ ही स्टॉक मार्केट में कोई स्कैम ना हो। अब जानते हैं पोर्टफोलियो क्या है। जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप डिफरेंट टाइप की कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हो, और आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हो। तो जनरल लैंग्वेज में पोर्टफोलियो का मतलब भी यही होता है, आपके द्वारा बाय की गई डिफरेंट टाइप की यूनिट्स और स्टॉक्स का कलेक्शन। एक तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बायोडाटा है, जिससे पता चलता है कि इस इन्वेस्टर ने अब तक कौन कौन से शेयर्स बाय किए हैं। अब जानते हैं हमें शेयर्स खरीदकर कैसे फायदा होता है। हमें प्रॉफिट तब होगा जब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है, और उस कंपनी को प्रॉफिट तब होगा जब वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगी। सामान बेचने से कंपनी के पास जो पैसा आता है उसे सेल्स कहते हैं, और इसे ही रिवेन्यू कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि XYZ कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की सेल की है, तो यानी उसने 100 करोड़ रुपए का सामान बेचा है। और अगर मैं कहूँ कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की सेल की है। अब जो 100 करोड़ रुपए का सामान कंपनी ने सेल किया है, वो सारा उस कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इससे अलग होता है, क्योंकि अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी का कुछ ना कुछ खर्चा जरूर आता है। कंपनी के उन्हीं खर्चों को एक्सपेंसेस कहते हैं। और जब हम रिवेन्यू से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का असली प्रॉफिट नहीं है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कंपनी को सरकार को टैक्स देना होता है। टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट या पैट कहते हैं। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो कंपनी खुद को टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके एक टुकड़े को हम शेयर कहते हैं। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इससे कंपनी के एक टुकड़े का जो प्रॉफिट निकलता है उसे EPS यानी अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। यानी कंपनी के एक शेयर का जो प्रॉफिट है उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके टोटल शेयर 100 करोड़ है और उसे 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस कंडीशन में उसके एक शेयर का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपए है, और यही 1 रुपीज ही उसका अर्निंग पर शेयर यानी EPS है। अब जानते हैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है उसे सेल्स कहा जाता है, और अगर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, यानी किसी कंपनी ने पिछले साल 100 करोड़ रुपए का सामान बेचा था और इस साल 150 करोड़ रुपए का सामान बेचा है,
तो ऐसे में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए की सेल्स बढ़ाई है और इस बढ़ी हुई सेल्स को ही हम सेल्स ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि उस कंपनी की सेल्स बढ़ी है। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको हम प्रॉफिट ग्रोथ कहते हैं। अब हम जानेंगे स्टॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टॉक्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स। क्योंकि हम पेनी स्टॉक्स के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में ही जानेंगे और किसमें कितना रिटर्न है और किसमें कितना रिस्क। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को जानने से पहले हमें मार्केट कैप को समझना होगा। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपीस है तो इसका मतलब है हमें उस कंपनी को बाय करने के लिए 100 करोड़ रुपीस देने होंगे। मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला है मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी मार्केट कैप निकालने के लिए हमें उस कंपनी के एक शेयर के प्राइस को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी XYZ लिमिटेड है जिसके एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज और इस कंपनी के कुल 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो इस कंपनी का मार्केट कैप होगा मार्केट कैप इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर 10 रुपीज इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपीज होगा। अब जानते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या हैं। सेबी ने 2017 में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को डिफाइन किया। इनको मार्केट कैप के बेसिस पर डिवाइड किया गया। ये डिसाइड किया गया कि टॉप 1 से लेकर टॉप 100 तक वाली मार्केट कैप कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाएगा। टॉप 101 से लेकर टॉप 250 तक वाली मार्केट कैप कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाएगा और टॉप 251 और उससे नीचे वाली कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज एक्चुअली में मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइडेड हैं। अगर आप इन तीनों तरह की कंपनीज की पूरी लिस्ट देखना चाहते हो, आप इन पर बेस्ड इंडेक्स देख सकते हो। जैसे लार्ज कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी 100 इंडेक्स देख सकते हो। मिड कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स देख सकते हो और स्मॉल कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देख सकते हो। इन सारे इंडेक्स को डिटेल में देखने के लिए आप निफ्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब जानते हैं किसमें ज्यादा रिटर्न है और किसमें ज्यादा रिस्क। नंबर 1, लार्ज कैप कंपनीज। इन कंपनीज में जनरली रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होते हैं क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। लार्ज कैप कंपनीज बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाती क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं और अब इनकी ग्रोथ की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सेकंड, मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होते हैं। मिड कैप कंपनीज साइज में लार्ज कैप कंपनीज से छोटी होती हैं, इस वजह से इनके ग्रो करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इनमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट मिड कैप कंपनीज के बिजनेस में प्रॉब्लम आने पर इन कंपनीज पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए ये कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा रिस्की होती हैं। थर्ड, स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनीज में रिस्क और रिटर्न दोनों बहुत हाई होते हैं। ये कंपनीज बहुत छोटी होती हैं और ये अपने बिजनेस के अर्लीस्ट स्टेज में होती हैं। साइज में छोटा होने की वजह से स्मॉल कैप कंपनीज बहुत तेज स्पीड में ग्रो करती हैं और उतनी ही स्पीड से प्रॉब्लम्स में भी जा सकती हैं। इसलिए हमें कंपनीज के साइज नहीं, फंडामेंटल्स देखकर उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जानते हैं असेट्स क्या हैं। असेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर में कुछ कमा कर दे सके। एक कंपनी के लिए वो सारी चीजें असेट्स हैं जिससे कंपनी को फ्यूचर में मॉनेटरी फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी का कैश बैलेंस, फैक्ट्रीज, ऑफिस फर्नीचर्स, पेटेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। अब जानते हैं लायबिलिटीज क्या हैं। गाइज, एक कंपनी के लिए लायबिलिटीज का मतलब होता है वो सारे पैसे जो कंपनी ने उधार ले रखे हैं और हर एक कंपनी अपनी लायबिलिटीज को लौटाने के लिए कानूनी रूप से मजबूर होती है। लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे अकाउंट्स पेबल, यानी कंपनी ने जिनसे उधार प्रोडक्ट का सामान ले रखा है उन्हें जो पैसे देने हैं। शॉर्ट टर्म डेट्स यानी वैसे लोन्स जिन्हें कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना होता है। प्रोविजंस यानी वैसी लायबिलिटीज जिनके अमाउंट्स अभी तक फिक्स नहीं है, जैसे इनकम टैक्स। नॉन करंट लायबिलिटीज जिन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें कंपनी को 1 साल के अंदर नहीं चुकाना होता, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, पेंशन लायबिलिटीज, यानी कंपनी को अपने रिटायर्ड एम्प्लॉइज को देने वाले पैसे। अब आपको असेट्स और लायबिलिटीज में शायद ही कोई कंफ्यूजन रहा हो। अब जानते हैं जब कोई कंपनी लोन लेने के लिए बैंक्स के पास जाती है तो उसे कई बार कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो उस गिरवी रखने को फाइनेंशियल टर्म में प्लेज कहते हैं और जिस चीज को गिरवी रखा जा रहा है उसे कोलेटरल कहते हैं।
यहीं से प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जब कंपनी लोन लेने जाती है जिसके लिए कंपनी को कुछ ना कुछ प्लेज करना पड़ता है, तो मोस्टली केसेस में कंपनी जो चीज प्लेज करती है वो होते हैं उसके शेयर्स। तो इस तरह प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब है कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी रखा है। अब इस क्लास में आगे जानेंगे शेयर होल्डर किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। एक शेयर होल्डर, जिसे आमतौर पर स्टॉक होल्डर भी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, कंपनी या फर्म हो सकती है जिसके पास कंपनीज के स्टॉक का कम से कम एक शेयर तो होना चाहिए। शेयर होल्डर कई टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो होते हैं कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी को शुरू किया था। इसके अलावा आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उन्हें पब्लिक या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। लेकिन सिर्फ प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ही कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते, बल्कि इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस भी शेयर को होल्ड करते हैं। बेसिकली इंस्टीट्यूशंस बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपने पैसे किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं DIs, एक होते हैं FIs। DIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया के अंदर ही अपना बिजनेस करते हैं। जैसे LIC एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में ही अपना बिजनेस करती है। वहीं FIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वे इंस्टीट्यूशंस हैं जो विदेशों में अपना बिजनेस करते हैं। अब जानते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या होती हैं। गाइस, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या खराब? तो इसके लिए कंपनी से क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिक करती हैं, यानी हर 3 महीने में कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है उसको अपनी रिपोर्ट में देना होता है। इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। जैसे इस साल 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और वो अगले साल 31 मार्च को कंप्लीट होगा। इसके बीच में हर 3 महीने में कंपनी अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक करेगी। यानी कंपनी अपनी सबसे पहली रिपोर्ट पब्लिक करेगी जून में, उसके बाद सितंबर में, फिर दिसंबर में और फिर उसके बाद मार्च में। अब क्योंकि मार्च में एक पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो मार्च में कंपनीज की एक एनुअल रिपोर्ट भी आती है जिसमें कंपनीज अपने पूरे साल का हिसाब एक साथ देती है। कंपनी जब अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती है तो उससे ही हमें पता चलता है कि कंपनी ने इन्फ्लेशन की वजह से इस साल बिजनेस कम किया है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अब जानते हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या है। जब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस गिरने लगता है तो कहा जाता है कंपनी डाउन ट्रेंड में है, और जब कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है तो कहा जाता है कि कंपनी अप ट्रेंड में है। अब जानते हैं बेयरिश और बुलिश मार्केट क्या है। गाइस, जब पूरा शेयर मार्केट गिरने लगता है तो कहा जाता है कि बियर मार्केट शुरू हो गया है या बियरिश मार्केट शुरू हो गया है। जैसे भालू ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारता है, इसी से इंस्पायर्ड होकर इन्वेस्टर्स गिरते हुए मार्केट को बेयरिश मार्केट या बियर मार्केट कहते हैं। और ऐसे ही जब बुरा मार्केट तेजी से बढ़ने लगे तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं। जैसे बुल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सींग मारता है, वैसे ही नीचे से ऊपर चलते हुए मार्केट को बुलिश मार्केट या बुल मार्केट कहते हैं। बट अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुल है या बेयरिश? गाइस, मार्केट के ट्रेंड्स और मार्केट किस तरफ जाएगा इसको पता करने के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। अब जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर या नीचे जाते क्यों हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे ये इतने इम्पोर्टेंट होते क्यों हैं। सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं? हमने पिछली वीडियो में जाना था कंपनीज IPOs लाकर पब्लिक से पैसे रेज करती हैं, और इंडियन शेयर मार्केट में 2 ही प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें एक्सचेंज बोर्ड कहते हैं, जिनके थ्रू कंपनीज IPOs ला सकती हैं। फर्स्ट BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी IPO लाना चाहे तो वो सिर्फ BSE या सिर्फ NSE या फिर दोनों पर भी ला सकती है। अगर कंपनी सिर्फ BSE पर ही IPO लाती है तो कहा जाएगा कि कंपनी सिर्फ BSE पर ही लिस्टेड है, और इस तरह कंपनी सिर्फ NSE पर भी लिस्टेड हो सकती है। BSE पर अराउंड 7400 कंपनीज लिस्टेड हैं और वहीं NSE पर 2100 कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर हमें ये जानना है BSE या NSE पर लिस्टेड टॉप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो इसके लिए हम BSE या NSE का इंडेक्स चेक करते हैं। BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, जो BSE पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को बताता है। और NSE के इंडेक्स को निफ्टी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल 50, जो NSE पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को बताता है। अब जानते हैं स्टॉक सेक्टर्स क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट को बहुत से सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे IT एक सेक्टर है, बैंक एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है। बेसिकली एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉक्स आते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर, तो उसमें सभी हॉस्पिटल्स और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो सभी आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं बैंक्स, तो उसमें सभी बैंक्स आ जाती हैं।
जब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर तो उसमें सभी कार बनाने वाली कंपनीज आ जाती हैं। अब जानते हैं 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो क्या होता है। 52 वीक्स का एक ईयर होता है और स्टॉक मार्केट में 52 वीक्स हाई का मतलब होता है कि किसी कंपनी के शेयर का हाईएस्ट प्राइस एक साल में कितना पहुंचा है, और 52 वीक्स लो का मतलब होता है कि एक साल में उस कंपनी के शेयर का प्राइस सबसे लो कितना पहुंचा है। गाइज, इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस क्लास को दोबारा देखिए और इन टर्म्स को अच्छे से समझिए, और अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं।